प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी को कैसे हम अप्लाई करते हैं इस प्रकार की सिचुएशन में, उस बारे में डिस्कस किया गया है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है फॉरेंसिक साइंसेस का और मैंने इसका भरपूर उपयोग किया कई रूप में। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जिन केसेस में किया, दूसरे ऐसे केस भी बताए जहाँ पे हमने जो उनकी ड्यूरिंग लाइफ क्लिनिकल डायग्नोसिस थी उसको हमने अपने कुछ परफॉर्मेंस भरवा करके कैसे उसको डिटेक्ट किया, कैसे हमने सुसाइड नोट्स को एनालाइज किया और कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड नोट्स को हम करते आए हैं, यह सब मैंने आपको बताया था। आज की स्थिति इससे अलग है। 30 मार्च 1990 को एक बच्चा जिसका नाम मास्टर जी विकास था, ये मास्टर जी विकास अपने स्कूल में, पब्लिक स्कूल हैदराबाद में जाते थे और एक दिन अचानक सुबह उनको, यानी कि 30 मार्च को 91 को कुछ लोगों ने आकर के और उन्हें किडनैप करके अपने गाड़ी में बैठा करके चल दिए। जी विकास फॉर्मर जो यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, जी वेंकटा स्वामी, उनके पोते थे, उनके ग्रैंडसन थे। इसलिए नेचुरली इस केस के बारे में काफ़ी चर्चा मीडिया में और इन्वेस्टिगेशन सेक्टर में होने लगी। फाइनली इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया और सीबीआई में उस वक्त जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और जो मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं, श्री आर.सी. अरोड़ा, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा। यह पत्र लिखा था 27 मई 1991 को। 27 मई 91 में जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने इस बात का पूरा डिस्क्रिप्शन किया था और उन्होंने कहा कि इससे पहले पुलिस और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो आई विटनेस थे, यानी कि उस बच्चे के साथ में जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, जो दूसरे उसके क्लासमेट्स थे जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को देखा था और वो उसके आई विटनेस थे, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं। और अब केस क्योंकि सीबीआई के पास आ गया है तो उन बच्चों के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से क्या निर्णय निकाला जाए, इस बारे में वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी की मदद चाहते हैं। इस निमित्त उन्होंने ये पत्र लिखा था क्योंकि सारे बच्चे वो 7-8 साल के हैं और उनकी बातों पे कितना विश्वास किया जाए और उनके द्वारा दिया गया डिस्क्रिप्शन उस इंसिडेंट का और उन व्यक्तियों का जो किडनैप करके ले गए थे वो काफ़ी कुछ वेरिएबल है, तो उसको कैसे सही रूप से उसका आंकलन किया जाए और उसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाए, इस निमित्त उन्हें मेरी मदद चाहिए। इस पत्र को मिलने के बाद मैंने तुरंत इस पत्र को प्रेषित किया विद रिक्वेस्ट, एक अपना रिक्वेस्ट लेटर लगा करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने तुरंत मेरे अपने ओपिनियन लिख करके उन्होंने वह पत्र मेरे पास वापस भेज दिया। उन्होंने लिखा कि हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं, रादर हम मिलकर के इस केस का कुछ जवाब निकाल सकते हैं और उसके लिए वो अपने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को पोस्ट करेंगे और मीन्स आपके साथ ही वो इसका एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के लिए कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट हमें उन बच्चों को देने पड़ेंगे। इसलिए उन बच्चों से संपर्क करना और उनको
प्रोजेक्टिव टेस्ट देकर के उनके सत्यता के लेवल को समझना या उनके इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटीज़ को समझना संभव हो पाएगा, और उसके बाद में उनके द्वारा बताए गए स्टेटमेंट्स पे कितना विश्वास किया जा सकता है, इस पर हम अपना निर्णय दे सकते हैं। इस संभावनाओं के साथ में मिस्टर R.C. अरोड़ा को मैंने अपना पत्र वापस प्रेषित कर दिया इस संदर्भ में। खैर, इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं और उनको हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी में किस प्रकार करके उसका उपयोग करते हैं। चलो, प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि यह प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है और इसका फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजिकल प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वह एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोगों को उनके व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व की कुछ खास बातों को एक एम्बिगुअस स्टिमुलाई दे करके और उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। यह दिमाग में गहराइयों तक सोचने के लिए व्यक्ति को, जिसको यह एम्बिगुअस स्टिमुलस दिया जाता है, उसको सोचने पर मजबूर करता है और उसके सबकॉन्शियस लेवल पे जो उसकी छुपी हुई पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व है या विचार हैं या कल्पनाएं और परिकल्पनाएं हैं, उनको प्रत्यक्ष करने का काम करता है। एक साधारण व्यक्ति में जब वो किसी चीज़ को देख करके जो चीज़ बहुत क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्ट रूप से कोई एक चीज़ को वो डिपिक्ट नहीं कर रही है, या फिर उस चीज़ को देख करके एक से ज़्यादा प्रकार की मन में मंत्रणाएं हो सकती हैं, तो ऐसा स्टिमुलस जो है वह विचारों को, अपने एहसासों को और विश्वासों को कई प्रकार की रेस्पॉन्सेस या परिकल्पनाएं मस्तिष्क में बनाता है। इससे जो उसकी अनकॉन्शियस लेवल पर या सबकॉन्शियस लेवल पे चेतन या अर्धचेतन या अचेतन रूप में जो उसके पर्सनैलिटी के व्यवहार छुपे हैं, उनको प्रकट करने में मदद करता है। इस टेस्ट को करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट अत्यधिक कॉमन हैं। एक है रोरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट और दूसरा है थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट और जो पहले हमने बताया इंक ब्लॉट टेस्ट, यह दो टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं। अब समझते हैं कि एम्बिगस विजुअल स्टिमुलाई क्या होता है। विजुअल जाने की जो आँखों से देखा जा सके, एम्बिगस का मतलब होता है जो स्टिमुलाई या जो प्रक्रिया होती है आँखों से, वह दिमाग को या ब्रेन को एक सेंसरी इंफॉर्मेशन देती है जिसमें कोई निश्चित निर्णय नहीं दिखता या फिर कन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे से विपरीत स्टिमुलाई का जो प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से बहुत एक से ज़्यादा उसके
इंटरप्रिटेशन करने की संभावना रहती है। यानी कि एम्बिगुअस स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई है जो आंखों द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन में जाने के बाद में कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस यानी कि विपरीत एविडेंसेस क्रिएट करती है, जिससे कि विचार करने पर या उसका एनालिसिस करने पर मल्टीपल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंटरप्रिटेशंस यानी कि एक उसकी वस्तु स्थिति न समझ करके बल्कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने की संभावना होती है। यानी कि उससे एक से ज़्यादा अर्थ निकालने की संभावना होती है हमारे मस्तिष्क द्वारा। यानी कि वह स्टिमुलस कोई बहुत ही क्लियर स्टिमुलस नहीं होता, वो एम्बिगुअस होता है। वो निर्णायक स्टिमुलस नहीं है बल्कि एक कंफ्यूजिंग स्टिमुलस है। जैसे यहाँ इस दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कुछ क्यूब बने हुए हैं और नीचे के क्यूब्स की में एक डंडा उसमें फिट किया गया है, लेकिन इस क्यूब की संरचना स्पष्ट न होने से, अस्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार से होने से इसका इंटरप्रिटेशन जो है वह भी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार किया जा सकता है मस्तिष्क द्वारा, जो कि निर्भर करेगा कि उसके ऊपर लाइट कैसे पड़ रही है, कैसे उसको रखा गया है या किस प्रकार आपको प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस तरह से एक ही चीज़ का इंटरप्रिटेशन मस्तिष्क है वो एक ही तरह नहीं करता, एक से ज़्यादा संभावनाएं उसमें होती हैं। और यह जो एम्बिगुअस परसेप्शन है उसका जो इंटरप्रिटेशन डिपेंड करेगा वो रेटिनल इमेजेस पे, जो आपके आंख के पीछे पर्दा है उसमें इमेज कैसे बन रही है, और फिर वो जो ब्रेन तक पहुंच रहा है तो ब्रेन में जाकर के उसकी कैसे सिंथेसिस हो रही है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एम्बिगुअस जो पिक्चर्स हैं या इमेजेस जो हैं वो बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ एक इमेज दी गई है जो कि एक फ्लावर बेस है और इसका इंटरप्रिटेशन मस्तिष्क कई प्रकार कर सकता है, जो बहुत सी बातों पे निर्भर करेगा। इसकी स्थिति क्या है, इस पे रोशनी कैसे पड़ रही है, कि किस दिशा से आप उसको देख रहे हैं। तो इस तरह से ये है एम्बिगुअस जो है विजुअल परसेप्शन हो गया। यानी कि एम्बिगुअस स्टिमुलस भी होगा और एम्बिगुअस विजुअल परसेप्शन भी होगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। यानी कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वह ऑब्जेक्ट जो है वो विजुअल एम्बिगुअस स्टिमुलस है, यानी कि वो स्टिमुलस है और उससे जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर हो रही है रेटिना में, ऑप्टिक नर्व में और फाइनली हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जो ब्रेन में है उसमें फाइनली इमेज प्रोसेस होती है। तो यह सब जो है इसमें जो प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया से जो निर्णय निकलेगा वह दूसरा हिस्सा हुआ और उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस परसेप्शन। सो विजुअल परसेप्शन ऑफ द एम्बिगुअस स्टिमुलाई। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। एम्बिगुअस स्टिमुलाई है और उसकी मस्तिष्क में, रेटिना में, ऑप्टिक नर्व में और ऑक्सीपिटल लोब में जाकर के जो उसका इंटरप्रिटेशन बनता है वह जो है विजुअल परसेप्शन हो गया। तो इसमें एक निश्चित परसेप्शन न हो करके एक एम्बिगुअस परसेप्शन बनेगा जिसका निर्णय वह व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने इमोशंस और अपने अंदर की दूसरी परिकल्पनाओं के आधार पे उसको देखेगा। यानी कि दो व्यक्ति उसी स्टिमुलस से उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं।
और इस तरह से वो अपने व्यक्तित्व के आधार पर कि वो किन आधारों पे खड़ा है, अपने इमोशंस के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर उसका निर्णय लेगा, या अपने पूर्व ग्रहित ज्ञान के आधार पे उस चीज का निर्णय लेगा। जो रोरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को एक सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट्स दिखाए जाते हैं और वह उनको पूछा जाता है कि ये आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं ना। इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं होते। कोई भी एक इंक ब्लॉट टेस्ट में आपने उसे एक पेपर पर बनी हुई इमेज को दिखाया और लेकिन उसका निर्णय गलत या सही में नहीं किया जाता। यह साइकोलॉजिस्ट स्वयं अपने एक्सपीरियंस और समझ के आधार पर और इस मैकेनिज्म के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसकी इनसाइट जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है उसको पढ़ने का प्रयास करता है, यानी कि उसके असली व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश की जाती है। यह टेस्ट जो है बहुत ही साइकोलॉजी में, खास करके फोरेंसिक साइकोलॉजी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है और इसका जो प्रिंसिपल एम होता है, जो मुख्य एम होता है, वह है कि जो आपके व्यवहार की हिडन, जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपा हुआ व्यक्तित्व है, जो छुपी हुई आपके अंदर इमोशंस हैं, उनको असेस किया जाए, उसका पता लगा लिया जाए। यानी कि आपके जो छुपे हुए व्यक्तित्व को जिसने आपको एक आवरण, आपने उसको आवरण दे के छुपा रखा है और एक्टिंग से उसको अंदर आपने रखा हुआ है, छुपा करके उसको प्रकट किया जाए। दे आर ऑफन यूज्ड, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में और फोरेंसिक साइकोलॉजी में और काउंसलिंग एवं डायग्नोसिस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्राय प्रथम कुछ टेस्टों में यही टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्टिंग जो है वो उस रिप्रेस्ड मटेरियल को, रिप्रेस्ड इमोशंस को, रिप्रेस्ड आइडियाज़ को, रिप्रेस्ड व्यक्तित्व को, रिप्रेस्ड विचारों को उनको सामने ले आती है जिसका व्यक्ति अपने कॉन्शियस दिमाग में अवेयर नहीं होता। हम अपने व्यवहार के कुछ पोर्शन के अवेयर रहते हैं, कुछ कामों को जब करते हैं तो उसकी अपनी अवेयरनेस के साथ करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जो कि रिप्रेस्ड जो आइडियाज़ हमारे हैं, इमोशंस जो हमारे हैं, उनके आधार पे तय होती हैं और वह व्यक्ति उनको अनजाने में बिना समझे ही कई बार करता रहता है। यह जो टेस्ट होते हैं ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं और एक असेसमेंट टूल की तरह, यानी कि उन आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए ये मदद करते हैं। उसके अलावा यह व्यक्ति का जो एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल है वो किस तरह की कैटेगरी की पर्सनैलिटी में आता है उसकी तरफ भी इंगित कर सकते हैं और यह अन्य साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उनके साथ साथ किए जाते हैं और इनका मापदंड भी उन सभी टेस्टों के साथ में मिलकर किया जाता है। ये दो ही टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोग किए जाते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी में, जहां हमने इसमें आपको दिया है कि एक तो रोरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट है
और दूसरे को TAT भी कहते हैं, थेमेटिक परसेप्शन, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT टेट भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे हम जो इंक ब्लॉट टेस्ट में व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं और जो उसकी इमोशनल फंक्शनिंग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। टैट द्वारा हम पर्सन्स के जो इनर मोस्ट थॉट हैं, जो गहराई में डीप डाइव में उसके थॉट्स हैं, उसके सपने हैं, उसकी चिंताएं हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको रिवील करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 टेस्ट का महत्व हुआ। जो एनालिसिस, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वह काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी में। कुछ लोग इसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है और यह इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। जो इसका सपोर्ट करने वाले हैं वो इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा हम अगर बहुत अच्छा तरह से इसको स्ट्रक्चर किया जाए, इनमें बनाया जाए जो भी एम्बिगस स्टिमुलस हैं, तो यह काफ़ी मदद कर सकता है हमें। लेकिन फिर भी इस टेस्ट के बारे में दोनों प्रकार के विचार, इसकी सफलता और असफलता के बारे में साइकोलॉजिस्ट के बीच में यह चर्चा का विषय बने रहते हैं। आखिर में हम ये कहेंगे कि ये सब टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं साइको एनालिसिस में या साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, या मीन्स जहाँ पे हमें जो डीप अंडरस्टैंडिंग आदमी की करनी होती है, उसके मस्तिष्क में गहराई में जाकर के जांच करनी होती है, तो यह एक टूल की तरह काम करते हैं, यह एक टेस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन इनकी जो निर्णय है या इनकी जो इससे जो रिजल्ट निकलता है वह हमेशा सब्जेक्टिव होता है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट से दूसरे साइकोलॉजिस्ट के अंदर अंतर आ सकता है, क्योंकि यह निर्भर करेगा उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और उसके अपने एक्सपीरियंस में और उसके अपने ज्ञान में, ज्ञान कि कितना उसको इस सब्जेक्ट के बारे में या इसके बारे में पता है। ये सब कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग पार्ट है साइकोलॉजी का, खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजी एवं फोरेंसिक साइकोलॉजी का। और इसको हम बहुत ही से एरिया में, जैसे मैंने कहा फोरेंसिक, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग में भी इसका उपयोग जारी रह रहा है। और यह हमेशा जब इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं क्लिनिकल पर्पजेस के लिए या फोरेंसिक पर्पजेस के लिए, यह उसका एक अभिन्न अंग बना रहता है। तो यह था हमारा जो हमने बताया कि हमने उस बच्चे को इस प्रोजेक्टिव टेस्ट के लिए, उन बच्चों को जिन्होंने वह क्राइम होते हुए देखा था और उनके सामने किडनैप हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही कुछ सेकंड्स में देखा था और उनकी टेंडर उम्र होने के कारण, 7-8 साल के 9 साल के बच्चे होने के कारण वो कितना उसको सही रूप से उसका वर्णन कर पा रहे हैं या बता पा रहे हैं, उसके निमित्त इसको किया जाना था। उन सब बच्चों को प्रोजेक्टिव टेस्ट दे करके और उनकी कैपेसिटी जो है सही इंटरप्रिटेशन पे है कि नहीं, सही ढंग से वो उस चीज़ को समझ सकते हैं कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए इस प्रोजेक्टिव टेस्ट के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि
कि जब तक हम प्रोजेक्टिव टेस्ट करके उनकी मानसिक परिपक्वता का जब असेस नहीं कर सकते तो यह कमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि वह जो उन्होंने देखा या बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, वह सही है कि नहीं है। इसके अलावा क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे थे तो उनके अलग अलग विचार जान करके और अलग अलग टेस्ट करके उनके उस बात को समझा जा सकता था कि वह सच बोल रहे हैं कि नहीं, या उनका परसेप्शन जो है परिकल्पनाओं से भरा हुआ है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। इस तरह से इस केस में हमने प्लान किया उस सच का पता चलाने के लिए कि आफ्टर ऑल उस बच्चे को किडनैप जो करने की कहानी है और इन बच्चों ने जो उसको देखने का अपना विवरण दिया है वह सही हो सकता है कि नहीं। यह कोई एक एकदम फाइनल ओपिनियन नहीं होती, यह एक प्रयास ही होता है, क्योंकि यह निर्भर करता है उस टेस्ट को करने वाले एक्सपर्ट्स के ऊपर कि उसको उसका कितना अनुभव है, उसको कितना उसका ज्ञान है और उसका कितना उसमें लंबे पीरियड से वो कर रहा है और किन किन प्रकार के लोगों पर उसने इस टेस्ट को ऑलरेडी आजमाया है। वह फॉरेंसिक में भी हो सकता है, क्लिनिकल में भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक में भी हो सकता है और काउंसलिंग में भी ये मदद कर सकता है। तो यह था हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट जिसके लिए हमने इस केस में प्लान किया था। धन्यवाद।